विकिपीडिया के अनुसार 2022 में भारत में 31,000 रेप केस फाइल हुए थे, लेकिन निर्भया रेप केस के बाद डॉक्टर एम का केस पहला ऐसा केस है जिस पर फिर से पूरा देश एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस केस में डॉक्टर एम की न केवल हत्या या रेप किया गया, बल्कि उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। डॉक्टर एम कोलकाता में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नाम के सरकारी अस्पताल में चेस्ट डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर थी। भारत में डॉक्टर के लिए कोई वर्किंग आवर निश्चित नहीं है। सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर के लिए आराम करने वाले कमरे का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें या तो खाली पेशेंट के कमरों में सोना पड़ता है या कुछ ऐसे कमरे जिनका उपयोग ना किया जा रहा हो। इतना ही नहीं, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर के लिए अलग से शौचालय और टॉयलेट तक नहीं है। एज अ फार्मासिस्ट मैंने खुद भी देखा है, कभी कभी काम करने की स्थिति इतनी सख्त होती है कि डॉक्टर पीने के पानी से बचना चाहते हैं, केवल शौचालय जाने से रोकने के लिए। 10 साल से ज़्यादा समय तक पढ़ाई करने के बाद, नीट यूजी, नीट पीजी जैसे कठिन एग्जाम को पास करने के बाद, कुछ सीट के लिए लाखों लोगों से कंपटीशन करने के बाद उन्हें एक डिसेंट सा सरकारी कॉलेज दिया जाता है। 9 अगस्त की रात को डॉक्टर एम 36 घंटे की लंबी शिफ्ट में काम करने के बाद 2 बजे सोने के लिए एक खाली सेमिनार हॉल में गई। अगली सुबह लगभग 5 बजे अस्पताल के एक सदस्य ने हॉल में उनके शरीर को देखा, जिसके बाद डॉक्टर एम के परिवार को बुलाया गया। सबसे पहले अस्पताल के किसी सदस्य ने परिवार को सूचित किया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। हैरान माता पिता इस खबर पर विश्वास नहीं कर सके और अपने बच्ची को देखने की मांग की। उन्हें 3 घंटे से अधिक समय तक शरीर को देखने से मना कर दिया गया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। शायद ये क्राइम सीन को साफ करने या सबूतों को मिटाने के लिए कहा गया हो। लंबे इंतजार के बाद माता पिता ने अपनी बेटी को देखा। पिता को विश्वास नहीं हुआ कि ये एक सुसाइड था। बाद में जब बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट ने हैवानियत का रूह कांप जाने वाला खुलासा किया। हम और आप सोच तक नहीं सकते कि डॉक्टर एम ने अपने जीवन के उन अंतिम घंटों में क्या सहन किया होगा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार उनका सिर फटा हुआ था, सामने वाले हिस्से पर खून का जमाव था, उनके गालों पर, निचले और ऊपरी होठों पर बाहरी चोटें थी और जबड़े पर खून बह रहा था, आंखों से खून बह रहा था। उनके कंधे की हड्डियां और कॉलर की हड्डियां टूट गई थी। उनके पैर 90 डिग्री में थे और इतनी ताकत से विपरीत दिशाओं में खींचे गए थे कि पेल्विक गर्डल टूट गया था। उनकी गर्दन में ऐसे निशान थे जो साबित करते थे कि उन्हें गला घोंटकर मारा गया है। उनके साथ कई पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया था, क्योंकि यूट्रस और वजाइनल कैविटी से लगभग 150 ml फ्लूइड पाया गया है। जैसे ही ये ऑटोप्सी रिपोर्ट और कोलकाता डॉक्टर के प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, पूरे देश का ध्यान इस केस पर गया। वैसे ही ये केस लोकल पुलिस, जो इसे सुसाइड बता रहे थे, उनसे लेकर कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब सीबीआई इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई ने आत्महत्या की संभावना से इनकार किया, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण कई चोटें हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर एम की मृत्यु 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। कुछ सबूतों और गवाहों के अनुसार संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति इस अपराध में शामिल था। रॉय ना तो डॉक्टर था और ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी, वो बस एक सिविक वॉलेंटियर था जिसके ऊपर पास्ट में अपनी ही पत्नियों को प्रताड़ित करने और उनके साथ छेड़खानी करने सहित गंभीर केस दर्ज हैं। कई अन्य इंटर्न और अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार संजय रॉय अकेला नहीं था। अन्य मुख्य आरोपी या तो शहर से भाग गए या देश छोड़ दिया। बेशक कुछ ऐसे लोग थे जिनके प्रभावशाली संबंध थे, जिन्होंने ऐसा किया और इतनी आसानी से देश से भाग गए, क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। इसीलिए राज्य सरकार डॉक्टर एम को न्याय दिलाने के बजाय दोषियों को बचाने में लगी है। बेशक अपराधियों को बचाने
बताने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो कुछ ऐसी सच्चाई नहीं जानते जो दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, या शायद वो लोकल पॉलिटिशियन या प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए थे। अमीर लोग हमेशा बचने का रास्ता खोज ही लेते हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी कहानियां फैल रही हैं। अब इसमें से कौन सी कहानी कितनी सही है कितनी गलत, ये तो सीबीआई ही बताएगी। लेकिन रेडिट पर कुछ गुमनाम पोस्ट भी हैं जो उस कॉलेज के छात्र और इंटर्न होने का दावा करते हैं। बहुत सारी थ्योरी सामने आई हैं। एक थ्योरी के अनुसार पीड़िता को कॉलेज में चलने वाले ड्रग ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी के रैकेट के बारे में पता था और डॉक्टर एम इसके पीछे जो कल्प्रिट थे उनको एक्सपोज करना चाहती थी, इसीलिए वो इस हैवानियत का निशाना बनी। ऐसे ही दूसरी थ्योरी के अनुसार डॉक्टर एम पर डीन और कुछ सीनियर प्रोफेसर द्वारा अच्छे ग्रेड के बदले एक रात बिताने के लिए दबाव डाला जा रहा था और डॉक्टर एम ने इससे इनकार कर दिया, इसीलिए वो इस अपराध का शिकार बनी। तीसरी थ्योरी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रेडिंग चल रही थी और स्थानीय सरकार को भी इसके बारे में पता था, या ये कह सकते हैं कि वो भी इसका हिस्सा थे। पीड़िता ने सच बाहर लाने की धमकी दी, इसीलिए उनका मर्डर और रेप किया गया। मुझे नहीं पता कि इस केस का सच क्या है या इनमें से कौन सी थ्योरी गलत है या सही, या सच कुछ और ही है। लेकिन थ्योरी चाहे जो भी हो, कोई भी इस तरह की मौत का हकदार नहीं है। रेप केवल एक शारीरिक अपराध नहीं है, बल्कि ये ताकत का घिनौना प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि अपराधी दूसरों पर कितना नियंत्रण और मालिकाना हक जताना चाहता है। ऐसे अपराधियों के साथ विशेष तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें सामान्य कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए, बल्कि उनके लिए एक अलग न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। बलात्कार के मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पीड़िता को दोष देना बंद होना चाहिए। हमारे देश में न्याय पाना बहुत मुश्किल है। अगर किसी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार होता है तो उसे सबसे पहले पुलिस के पास जाकर सारी जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन पुलिस अक्सर पीड़िता से बेबुनियादी सवाल पूछती है, जैसे कि तुमने क्या पहना था, तुम अकेली क्यों जा रही थी, तुम्हारे साथ कौन था, तुम इस समय घर से बाहर क्यों निकली। इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बाद अगला कदम अदालतों की तरफ बढ़ाना होता है, जहां अपराधियों को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं और तब तक अपराधी आज़ाद रहता है। जब तक फैसला आता है तब तक पीड़िता अपनी जिंदगी में कई साल अदालतों के चक्कर काटने में बिता चुकी होती है। मीडिया भी इन मामलों को भूल जाता है जब तक कोई और अधिक भयानक मामला सामने ना आ जाए। अगर पीड़िता अनमैरिड है तो उसके लिए शादी करना मुश्किल हो सकता है, और अगर वो मैरिड है तो उसका पति उसे छोड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसका परिवार उसे अलग कर सकता है। हमारा समाज आज भी पीड़िता को ही दोषी मानता है और सोचता है कि उसने किसी ना किसी तरीके से अपराधी को उकसाया होगा। भारत, बांग्लादेश, भूटान जैसे साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में महिलाएं अभी भी पुरुषों से कम आंकी जाती हैं। उन्हें स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ घर के कामकाज करने वाले के रूप में देखा जाता है। इस वजह से कई लड़के इसी मानसिकता के साथ बड़े होते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो वो महिलाओं के साथ भी उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। ये सब बदलना जरूरी है। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या भारत कभी भी बदलेगा? तो बॉस, देश में बदलाव के लिए सबसे पहले लोगों को बदलना होगा। सरकारें सख्त कानून लागू कर सकती हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब लोगों की सोच बदलेगी। इतनी भयानक घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट दिखाई दिए
जिनमें और भी अपमानजनक बातें कही गई, जैसे कि एक व्यक्ति ने यक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि वो महिला डॉक्टर इतनी सुंदर भी नहीं थी, फिर भी 10 पुरुषों ने उसका बलात्कार क्यों किया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई रिएक्शन सामने आए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इन लड़कों या पुरुषों के साथ ऐसा क्या गलत हो गया है कि वो महिलाओं को केवल ऑब्जेक्ट समझने लगे हैं। इस दिल दहला देने वाले अपराध से नफरत और नाराज होने के बजाय ये अपराधियों के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं। आज ही मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी जो कि स्क्रीन पर दी हुई है। अब ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एज अ सोसाइटी हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सोचकर ही दिल टूट जाता है कि उस महिला के अंतिम समय कैसे रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ आज ये सिर्फ किस्मत की बात हो गई है कि आप अगला निशाना नहीं बने। कोई भी, विश्वास करो, कोई भी, हम में से कोई भी अगला शिकार हो सकता है। कोलकाता में हुए इस रेप मामले के सामने आने के कुछ घंटों बाद देश के अलग अलग हिस्सों में और भी बलात्कार के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिनमें हर उम्र की महिलाएं और बच्चियां शिकार बनी हैं। देश में मानवता मर चुकी है या इन अपराधियों को याद दिलाने के लिए इलाज की जरूरत है कि पीड़िता भी इंसान है। सोशल मीडिया पर हैशटैग की बाढ़ है। डॉक्टर सड़कों पर न्याय और महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर वर्क प्लेस की मांग कर रहे हैं। लोग सरकार से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह केवल चुप्पी ही सुनाई देती है। 2012 में जब दिल्ली में एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट का चलती बस में बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, उस घटना के बाद कुछ नए कानून और सुधारों की उम्मीद थी। उस पीड़िता का नाम निर्भया रखा गया था, जिसका अर्थ है निडर। उस घटना के बाद कई महिलाओं को उम्मीद थी कि शायद अब चीजें सुधरेंगी, लेकिन 12 साल बाद हम आज भी वहीं खड़े हैं, या कह सकते हैं कि उससे बेकार स्थिति में खड़े हैं। आपके अनुसार हमारे देश में रेप को रोका जा सके, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।